जय हिंद प्यारे साथियों। अगर आप पीएनएसटी और एनएम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी साथियों का स्वागत है फिजिक्स की मैराथन क्लास में। जी हाँ, यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे प्रकाश टॉपिक से आप लोगों का एक वीडियो हो चुका है फिजिक्स का प्रकाश टॉपिक से, और ये आप लोगों का सेकेंड वीडियो है जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कवर करेंगे। और बचे वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बनते होंगे तो वो थर्ड क्लास में यहाँ पे कवर करवा लेंगे। प्यारे साथियों, एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगा कि वीडियो को बिना स्किप किए ना देखिएगा। एक भी क्वेश्चन आप लोगों से छूट जाएगा तो हो सकता है जहाँ से स्किप किए थे वही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ जाए। और हाँ, नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। टेलीग्राम चैनल में हमारे स्टूडेंट वार चैनल की लिंक भी दे दूंगा, उससे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए की जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप भी प्रयास कीजिएगा। चलिए, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण कम होता है, लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे अधिक होता है। तो वेल गाइस, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो चलिए गाइस, अगर आप लोगों ने इसका उत्तर सही किया है, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो याद रखिएगा इसका उत्तर होगा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश कैसा नीला दिखाई देता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, धूल के कण, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? धूल के कण। ओके, वातावरण में प्रकाश का जो विसरण होता है वो किन के कारण होता है? पोलराइजेशन, विसरण, तो वो होता है धूल के कण के कारण होता है। शब्द याद रखिएगा और उत्तर भी याद रखिए। वातावरण में प्रकाश का विसरण धूल के कण की वजह से होता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। जी हाँ, अगर मान लो आप चंद्रमा की सतह पर जाते हो तो वहाँ से आप लोगों को आकाश किस प्रकार का दिखाई देगा दिन के समय? हल्का नीला, नीला, नारंगी या काला? तो वेल गाइस, ये देखिए ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है चंद्रमा वाला। शायद आपको ये स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। अगर आप मान लो चंद्रमा पे हो तो वहाँ से दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा? हल्का पीला, नीला, नारंगी, काला। तो इसका सही उत्तर याद रखिएगा, काला दिखाई देगा, काला। चलिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दे। चलिए, अपने टेलीग्राम, सोशल मीडिया अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए जो आप लोगों के साथ तैयारी कर रहे होंगे, आप लोगों के मित्र होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है, यानी अंदर में स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसी की तरह व्यवहार करता है। जी हाँ, किसकी तरह व्यवहार करता है? समतल अपसारी लेंस, समतल अभिसारी लेंस, या अपसारी लेंस या अभिसारी लेंस? चलिए, इसका उत्तर आप कीजिएगा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा अपसारी लेंस। ठीक है, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है? तो अपसारी लेंस की तरह। किसकी तरह? अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। बढ़ेंगे प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आ रहे हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसे लग रहे हैं। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन है, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि खून का रंग लाल है, प्राणी जीव जंतु लाल रंग पहचान सकते हैं, लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, लाल खतरे का प्रतीक है। तो
इसका सही उत्तर बताना होगा आप लोगों को। यातायात में क्यों किया जाता है उपयोग? तो देखिए, लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। ओके, यानी लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? समुद्र नीला प्रतीत होता है, काहे होता है, क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? अधिक गहराई के कारण, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, या जल के नीले रंग के कारण, या जल की ऊपरी सतह के कारण? तो ऐसा होता इसलिए है, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है समुद्र नीला दिखाई देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? हाँ, आपने देखा होगा जब दिन ढलता है और दिन निकलता है, उस समय पे जो है वायुमंडल में जो है लालिमा छाई जाती है, यानी हल्का जो है लाल कलर दिखाई देता है। ओके, जो प्रकाश आपका है वो लाल कलर का हल्का दिखाई देता है, लालिमा छाई जाती है। तो ऐसे क्यों होता है? प्रकाश के अपवर्तन, परिक्षेपण, या प्रकाश के परावर्तन, या प्रकीर्णन? तो ये आप लोगों का याद रखिएगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। कमेंट्स आप भी कीजिएगा। तो ऐसा होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो चलिए, बैगनी, पीला, लाल, नीला। तो याद रखिएगा आप लोग, इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। ओके, ये किस घटना के कारण बनता है? तो इसमें क्या होता है आगे बात करेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे मिलने वाले। चलिए, बैगनी रंग का विक्षेपण इंद्रधनुष में सबसे अधिक दिखाई देता है जब आप लोगों के बादल वाला मौसम होता है, तो तब इंद्रधनुष बनता है और कितना सुंदर दिखाई देता है आकाश में, बहुत ही प्यारा सा। ओके, अलग अलग 7 कलर से मिलके बना होता है। चलिए बढ़ते हैं। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। ओके, वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? चलिए एक बार रिपीट करता हूँ। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? वायुमंडलीय अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, या प्रकाश का परावर्तन? तो गाइस इसका सही उत्तर क्या होगा? ये होगा आप लोगों का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है? सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है? सूखा बालू मतलब रेत क्यों चमकीला दिखाई देता है, जबकि गीला बालू धुतीहीन मतलब मिट्टी के कलर का दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है? आप देखना, कंपेयर करना, जो सूखी हुई रेत होती है वो चमकीली दिखाई देती है, और जो आप लोगों का गीला बालू है, गीली रेत है, वो मिट्टी के कलर की हो जाती है, धूमिल, एक धुंधली दिखाई देती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? यह एक प्रकाशीय भ्रम है। इसका कारण अपवर्तन है, इसका कारण परावर्तन है, इसका कारण प्रकीर्णन है। तो इसका कारण क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा। जब रेत के बारीक कणों से प्रकाश जो है टकरा के वापस आता है, तो उसके कारण जो है ये हमको चमकीला दिखाई देता है। ओके, चलिए, सूखी हुई बालू से चमका, और जो गीली बालू है उसको जो है आप लोगों का पारदर्शी माध्यम हो जाता है। ठीक है, पारदर्शी। ओके, चलिए बढ़ेंगे। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? तो ये आप लोगों का समतल दर्पण से बनता है पेरिस्कोप, याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना। देखा होगा आपने, जब झाग साबुन का बनता है तो उसमें चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? ये क्वेश्चन में पूछा है। तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, ध्रुवन और व्यतिकरण, अपवर्तन और परिक्षेपण। तो याद रखिएगा, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण जो है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनता है। ठीक है, चलिए
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आपने गाड़ियों में देखा होगा, आपने वाहनों में देखा होगा, जो है मिरर लगे होते हैं। क्या मिरर लगे होते हैं, दर्पण लगे होते हैं। तो वो कौन से दर्पण लगे होते हैं? पीछे की वस्तु देखने के लिए। चलिए, तो हमेशा याद रखिए ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आप लोगों के पूछता है। उत्तल दर्पण का, किसका उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपकी बाइक में देखना, ओके, आपकी कार में देखना, या कोई भी आप लोगों के वाहन, उनमें पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए सामने आप लोगों का क्या मिरर दर्पण लगा होता है, वो कैसा उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। डेंटल क्लिनिक में गए होंगे आप लोग, जब आप लोगों को डॉक्टर चेक करता है तो आप लोगों की जो दांत देखता है वो कौन से दर्पण में देखता है? तो वेल गाइस, ये आप लोगों का कॉनकेव लेंस, कौन सा? कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस है आप लोगों का, मतलब अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण उपयोग करते हैं डॉक्टर साहब। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आपके दांतों को देखने के लिए वाहनों के अग्रदीपों, हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? अब देखिए यहाँ पे हेडलाइट की बात किया है इनने, ओके। अग्रदीपों मतलब हेडलाइट की बात, जो भी आप लोगों के लगे रहते हेडलाइट सामने, ठीक है, उसमें कैसा परवलयायिक दर्पण, परवलयायिक दर्पण यानी परवलाकार दर्पण यूज़ किया जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी मैं आ जाता हूँ, अब दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इनमें से कौन सही है, ये सूत्र आप लोगों के दिए है। ओके, लेंस का सूत्र दिया है, देखिए यहाँ पे 1/f, मतलब f का मतलब यहाँ पे फोकस से है, फोकस दूरी से, इज इक्वल टू 1/u मतलब प्रारंभिक वेग माइनस v यानी 1/v। ये f इज इक्वल टू डी अपन टू 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, f इज इक्वल टू u प्लस v। तो इसका सही कौन सा सूत्र है, फार्मूला सही, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फोकस दूरी का फार्मूला 1/f इज इक्वल टू लेंस का फार्मूला। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, ये एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है? तो कार्निया पे बनता है, आइरिस पे, या प्यूपिल पे, या रेटिना पे? तो ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों का क्या होगा, रेटिना, रेटिना पर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? वास्तविक उल्टा एवं छोटा, वास्तविक सीधा बड़ा, वास्तविक सीधा छोटा, अवास्तविक उल्टा छोटा। तो इसको कैसे याद रखोगे? ये वास्तविक रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप लोग जरूर याद रखिए इसको। ओके, कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। ओके, इसकी ट्रिक भी बना सकते हो आप, रेवा वू छो, रेवा उछो। ठीक है, रेवा उछो कर लेना। रे से रेटिना पर प्रतिबिंब, वास्तविक वा से, और ऊ से उल्टा, और छ से छोटा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, चलिए चलिए चलिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4, व्यक्ति की ऊंचाई की 2 गुनी। तो इसका उत्तर याद रखिएगा, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी समतल दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी, जब जाके व्यक्ति पूरा प्रतिबिंब व्यक्ति का दिखाई देगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है, तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो बने प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। नोट डाउन कीजिएगा, एक वस्तु 2 समानांतर दर्पणों के बीच में रखी जाती है, तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ओके,
चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए, दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 बनेंगे। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा चलिए, नेक्स्ट क्लास में इनके जो फॉर्मूले सहित है क्वेश्चन वो भी लाने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए, इनमें कौन सा सूत्र अप्लाई होता है तो ये जो निकलता है सारा का सारा ला लेंगे। जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? तो ये आप लोगों का 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा है तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? उसे कितने? 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेगी? 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों पर कुल कितनी छवियां बनेगी? तो ये आप लोगों का आ जाएगा 2। ओके, 2 बनेगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? नारंगी, पीला, लाल या सफ़ेद? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखिएगा, वाइट होता है कलर। एक्चुअली में सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग दिखाई तो पीला देता है लेकिन होता एक्चुअली में ये आप लोगों को क्या है? वाइट होता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम पर, तरंगदैर्घ्य से या तीव्रता से या वेग से? तो डिपेंड करता है प्रकाश का रंग उसकी तरंगदैर्घ्य पे। ओके, नोट डाउन कीजिएगा, उसकी तरंगदैर्घ्य पे निर्भर करता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल लेंस? अवतल लेंस उसका उत्तर हो जाएगा। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे अवतल लेंस काम करता है। ठीक है, चलिए, एक लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर है। ओके, यहाँ डी किसके लिए प्रयुक्त होता है? चलो, मैंने तो उत्तर ही बता दिया आप लोगों को। एक लेंस की क्षमता -2.0 है, यहाँ डी किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये आप लोगों का क्या? डायलेशन डिस्टेंस, डायोप्टर या डिग्री? तो गाइस ये आप लोगों का है डायोप्टर हो जाएगा। डी का मतलब क्यों? क्योंकि एक लेंस की क्षमता मापी जाती है किसमें? डायोप्टर में मापी जाती है, डायोप्टर में। ठीक है, याद रखिएगा, ये डायोप्टर किसकी इकाई है? तो ये लेंस की क्षमता मापने की इकाई है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या 4 डायोप्टर? तो ये हो जाएगा 0 डायोप्टर। ओके, चलिए, एक लेंस का फोकसा अंतर 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी। एक लेंस का फोकस अंतर है 25 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता होगी। उसकी क्षमता कितनी होगी? तो ये होगी आप लोगों की +4D। ओके, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता कितनी होगी? इसकी क्षमता होगी +5D। ओके, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? चलिए, ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सारे के सारे ये आप लोगों के फॉर्मूले सहित मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, 50 सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आप लोगों के जो अलग से क्लास लाई जाएगी न्यूमेरिकल की, फिजिक्स की, उसमें आप लोगों को समझा दिया जाएगा। चलिएगा, इस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है? इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है, ये याद रखिएगा। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है,
प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य की प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि प्रकाश किरणें विद्युत चुंबक तरंग चुंब है। प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे है। प्रिज्म की दो सतह पर किरणों का विचलन होता है। फिर प्रिज्म की दो सतह पर किरणों का अपवर्तन होता है। विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो इसका उत्तर होगा विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। ओके। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, चलिए। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? 3, 4, 5 या 7? तो ये उत्तर आप लोगों का 7 हो जाएगा। 7 रंगों के मेल से बना होता है श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है बैंगनी कलर। ठीक है, सबसे ज़्यादा विचलित होता है बैंगनी कलर। और सबसे कम विचलित कौन होता है? तो ये देखिए अगला ही क्वेश्चन आ गया। प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसारित होता है, मतलब फैलता है? ओके, ये लाल रंग हो जाएगा। ठीक है, अपसारित होना या विचलित होना या ना वो दोनों ही एक ही शब्द है। ओके, मतलब प्रकाश का फैलना। ठीक है, सबसे कम कौन विचलित होता है, सबसे अधिक कौन विचलित होता है? सबसे अधिक विचलित बैंगनी रंग और सबसे कम लाल रंग होता है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन है प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग कौन से है? प्रकृति में पाए जाने वाले रंग, इंद्रधनुष के रंग, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के रंग, या वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते। ओके, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते प्राथमिक रंग कहलाते हैं। 3 मूल रंग यानी जो प्राथमिक रंग होते हैं 3, वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, नीला, लाल और हरा, ये 3 है आपके प्राथमिक कलर। ओके, नीला, लाल, हरा, नोट डाउन कर लीजिएगा। प्राथमिक रंग जो है आप लोगों के नीला यानी RGB। ठीक है, RGB ऐसे याद रख लोगे। RGB रेड, ग्रीन और ब्लू, RGB। ठीक है, प्राथमिक कलर आपके। चलिए, श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया वर्ण विक्षेपण कहलाती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो मैंने अभी बताया था आप लोगों को कैसे याद रखना है। RGB। RGB तो देखिए यहाँ पे रेड आप लोगों का प्राथमिक कलर है, G से ग्रीन आप लोगों का प्राथमिक कलर है और B से ब्लू आप लोगों का प्राथमिक कलर है। तो बच गया कौन? नीला। इसका उत्तर हो जाएगा नीला प्राथमिक रंग नहीं है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है गाइस। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? नीला, पीला, हरा, लाल। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? नारंगी, लाल, पीला और नीला, श्वेत और नीला, लाल और हरा। तो ये उस उत्तर आप लोगों का लाल और हरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अवशोषित करता है, परावर्तित करता है, अपवर्तित करता है या प्रकीर्णित करता है। तो ये हो जाएगा परावर्तित करता है। ठीक है, देखिए पारदर्शी रहती वस्तु तो प्रकाश को परावर्तित नहीं कर पाता, पारदर्शी रहती तो प्रकाश के आर पार हो जाता। ठीक है, मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं करता कलर के लिए। लेकिन अपारदर्शी वस्तु है, मतलब ये पहले टकराएगी और वापस उधर जाएगी, मतलब जिस कलर से टकराएगी उसी कलर की वो दिखाई देगी, अपारदर्शी वस्तु। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देता है?
हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देता है? तो ये आप लोगों का ब्लैक कलर दिखाई देता है। देखिएगा, कोशिश कीजिए आप लोग रख के। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बत्ती पीली होने से वाहन सुंदर दिखाई देता है। पीली बत्ती कम विद्युत ऊर्जा खर्च करती। पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है, जिससे सड़क साफ दिखाई देती है। अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। ठीक है, तो आप लोगों का उत्तर होगा कि ऐसा क्यों होता है। पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है, जिससे सड़क साफ दिखाई देती है। अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। देखना, अक्सर आप लोगों की बाइक में भी लगभग यहाँ पे येलो कलर की लाइट लगाई जाती है। ठीक है, चलिए। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका होता है? देखिए, रंगों को हम अलग किसके द्वारा करते हैं? प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश गुजारते हैं और फिर अलग अलग कलर आप लोगों के विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वो कैसा दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। ये याद रखिएगा आप लोग। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, उसकी तरंगदैर्घ्य द्वारा किया जाता है। बताया था मैंने आप लोगों को। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो ये 7 रंग होते हैं। ओके, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश आप लोगों का कैसा दिखाई देगा? काला, नीला, नारंगी, लाल। चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का काला दिखाई देगा। आगे बढ़ते, फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन से होते हैं? मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो फोटोग्राफी में मुख्य रंग बोल लिया, यहाँ पे मुख्य शब्द आ गया तो आप समझ जाना ये प्राथमिक रंग की बात कर रहा है। और प्राथमिक रंग आप लोगों को बताया था मैंने, RGB होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ओके, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा RGB, लाल, हरा, नीला। ठीक है, बढ़ेंगे सब अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है प्यारे साथी अभी तक, तो लाइक भी कीजिए, और नए हो साथी तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि आने वाले सभी इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? तो ये बैंगनी होता है। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी बोला था मैंने? लाल रंग की होती है। ओके, देखिएगा, जब तरंगदैर्घ्य की बात कर रहा है तो सबसे अधिक लाल रंग की और सबसे कम किसकी हो रही? बैंगनी कलर की। और जब हाँ, चलिए, जब प्रकीर्णन और या विचलन की बात आती है तो उल्टा हो जाता है। ठीक है, सबसे अधिक विचलित या कौन होती है? बैंगनी होती है, और सबसे कम विचलित लाल होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा बनता है? सफ़ेद रंग बनता है। याद रखिए, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? प्रकाशीय छिद्र, शटर, लेंस, फिल्म। तो ये जो फिल्म वाला भाग होता है वो आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। ओके, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? मोस्ट IMP, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो ये उत्तल लेंस उपयोग में लाया जाता है। ओके, चलिए गाइस, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, मैराथन क्लास है तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्लास में और देख लेंगे जो भी प्रकाश से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे होंगे, जैसे यंग का सिद्धांत वगैरह, ये सारे क्वेश्चन अभी आने के हैं तो वो भी देख लेंगे। ठीक है, उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी कहलाती है। मतलब देखिए, उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी कहलाती। मतलब ना ही दूर की वस्तु साफ दिखाई दे रही है, ना ही पास की वस्तु साथ में दिखाई दे रही है, यानी साफ साफ नहीं दिखा रही। तो ऐसी क्या कहलाती है? ये वाली बीमारी क्या कहलाती है आप लोगों की? प्रेस बायोपिया। ठीक है, क्या कहलाती? प्रेस बायोपिया कहलाती है। ठीक है, यानी देखिए, ये आप लोगों का कहलाता है जरा दूर दृष्टि दोष। जरा दूर दृष्टि दोष। ओके, यानी ये जरा का मतलब वृद्धावस्था वाली कंडीशन आ जाती है। जरा दूर दृष्टि दोष, ना तो निकट की वस्तु साफ दिखती, ना ही दूर की वस्तु साफ साफ दिखती। चलिए, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आइरिस का क्या काम होता है?
आँख में जाने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, या प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा आप लोगों को आँख का जो आइरिस है वो काम करता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है। आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो दृष्टिपटल रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मैंने बताया था वास्तविक, उल्टा और छोटा, ठीक है। तो चलिए, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा, ये आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वो क्रम याद रख लीजिएगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो मिस नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है? देखिए, दोबारा आया क्वेश्चन आप लोगों का। इसका उत्तर आइरिस होगा। आइरिस का काम होता है आँख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। नेत्रदान में दान की ये देखिए क्वेश्चन, हाँ, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, मतलब दान दिया जाता है? तो ये पार्ट आप लोगों का कार्निया, लेंस, रेटिना, पूरी आँख दी जाती है। तो कौन सा पार्ट दिया जाता है? ये कार्निया वाला जो पार्ट है आप लोगों का, वो नेत्रदान करते समय दान में दिया जाता है, ओके। चलिए, पूरी की पूरी आँख नहीं दी जाती, ना ही रेटिना दिया जाता है, ना ही लेंस दिया जाता है। जो कार्निया वाला भाग है वही काम का होता है, ठीक है। चलिए, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती, तो रेटिना से, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मोस्ट आईएमपी, मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है। तो ये आप लोगों की 25 सेंटीमीटर होती है, याद रखिएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष हो गया? दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसको जस्ट अपोजिट वाला ले लोगे। अगर वो दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पा रहा है तो उसको हुआ है निकट दृष्टि, ओके। इसके जस्ट अपोजिट वह पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पा रहा है लेकिन दूर की को स्पष्ट नहीं दिख रहा है, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। चलिए, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम जस्ट अपोजिट इसके। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा निकट दृष्टि दोष हुआ है? चलिए, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, ठीक है। मायोपिया, ठीक है। ये मतलब देखिए यहाँ पे चलिए, तो हाँ, बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे दृष्टि दोष मायोपिया, मतलब मायोपिया का मतलब निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। ये अंग्रेजी में मायोपिया कहते हैं। अक्सर यहाँ पे आपको निकट दृष्टि दोष ना पूछ के मायोपिया शब्द दे देगा तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ओके। जो मायोपिया वाले हैं यानी निकट दृष्टि दोष वाले, वो क्या होता है, वो जो है दूर की वस्तु को, चलिए, ओके, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग, इसका आगे मिल जाएगा सॉल्यूशन। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है तो ये आप लोगों का आउटर लेंस यूज़ करना पड़ता है आप लोगों को निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आउटर लेंस का उपयोग किया जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, ओके। निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, ये याद रखिएगा, ओके। चलिए, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अच्छा, काफ़ी आगे आ गए हम। चलिए देखते हैं हम लोग, ये वाला हो गया है, हाँ, यहाँ। चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों का।
बुढ़ापे में दूरदृष्टिता वह खराबी होती है जिसमें लेंस बहुत अधिक छोटा हो जाता है। वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जाता है? वर्णांधता, ठीक है। तो चलिए, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो गैस बता दूँ आप लोगों को, वर्णांधता ये आप लोगों की एक आनुवांशिक बीमारी है और इसको किसी भी लेंस के द्वारा दूर नहीं किया जाता है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा। अभी आप लोगों का जो है अगला है, देखिए, जरा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया। बताया था, अंग्रेजी में क्वेश्चन आपको देखने मिला था। जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। तो बायफोकल लेंस, कैसा, द्विफोक्सी लेंस उपयोग किया जाता है जरा दूरदृष्टि के लिए, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? तो ये जो नेत्र लेंस बनाता है वो क्या बनाता है? दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। सही जोड़ी आप लोगों की ये दी रखी है, देखिए यहाँ पे। चलिए, ये उत्तर जो आप लोगों का कॉलम है ये अलग अलग दे रखा है, देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे ठीक, ये रहा क्वेश्चन 4। देखिए, निकट दृष्टि दोष के लिए दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? अवतल लेंस किया जाता है। और दूरदृष्टि दूर करने के लिए उत्तल लेंस किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोक्सी लेंस यूज़ किया जाता है। और अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस। तो इस प्रकार से आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मतलब ये वाला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, डी वाला 4, 1, 2, 3 वाला, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। चलिए, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस, जरा दृष्टि के लिए आप लोगों का द्विफोक्सी लेंस और अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका आकार वही होता है जो प्रयोग वस्तु का होता है। ओके, ये आप लोगों का सही नहीं है, बाकी सब सही है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है या पार्श्व क्या है यार, हाँ, पार्श्वीय रूप से युत्क्रमित यानी प्रतिलोमित और उल्टा होता है, या दर्पण के पीछे की ओर उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूर वस्तु के दर्पण के समान होता है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हे भगवान, लेंसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। एक अवतल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। चलिए नोटिफिकेशन में, तो देखिए ऑप्शन, एक उत्तल लेंस वस्तु के आकार में बराबर, वस्तु के आकार से बड़ा और वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बना सकता है। एक अवतल लेंस सदैव वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये आप लोगों का जो कथन है, एक अवतल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है, ये गलत है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते, अभी मैंने आप लोगों को बताया था। चलिए, तो ये आप लोगों का है, देखिए उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि के लिए क्या किया जाता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस, ठीक है। चलिए अभी देखिए, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया का मतलब ही है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। और हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। कैसा? दूरदृष्टि दोष, ओके। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, हमको निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? एक आदमी 10 मीटर से अधिक
दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो उसको मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? चलिए, तो वो दूरदृष्टि दोष से यहाँ पे पीड़ित है। आप लोगों को याद रखना है, किसी परिदर्शी में यानी पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं। उत्तर याद रखिएगा आप लोग। दूरबीन टेलीस्कोप क्या है? दूर की वस्तु देखी जाती है इससे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? बारीक पुर्जों को देखने के लिए तो ये आवर्धक लेंस का उपयोग करता है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग प्रयोगशाला में हम करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल के समय। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का उपयोग किया जाता है? ओके, चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा दूरदर्शी। ओके, चलिए, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग, गैलीलियो, एडिसन या ग्राहम बेल? तो इसका उत्तर हो जाएगा दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु, तो ये निकट दृष्टि दोष की सुधार के लिए अवतल लेंस करते हैं। ओके, और दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? तो ये आप लोगों का होगा प्रकाश तरंग के रूप में होता है। ठीक है, प्रकाश तरंग के रूप में। तारे टिमटिमाते हैं, कारण क्या है? अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ओके, ना कि परावर्तन, ना कि प्रकीर्णन, ना कि ध्रुवन, अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो ये जो है क्रुक्स कांच वो पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किन का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला और लाल का। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। गोधूली में सूर्य का आमाप, उष्मा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। तो उपयुक्त में से कौन से दृष्टि भ्रम है? तो ये आप लोगों का हो जाएगा। एक तो आप लोगों का देखिए, पहला गोधूली में सूर्य का आमाप, उषा काल में सूर्य का रंग और उषा काल में चंद्रमा का दिखना। ओके, ये दृष्टि भ्रम है। उस घटना प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संचालित का क्या नाम है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर्वत की चोटी गुलाबी या संतरी रंग की हो जाती है? तो उसको क्या बोलते हैं हम? अल्पेन ग्लो यानी हिम विभा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो ये जो है नीला प्रकाश, उसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। चलिए, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती तब कौन से परितत्व प्रभावित होते हैं? केवल तरंगधैर्घ्य या वेग प्रभावित होती। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो आगे देखिए, प्रकाश किरणें सरल रेखा में चलती है, लेकिन किसी प्रकाशिक तंतु से वे टेढ़े मेढ़े पथ से गुजर कर होकर जाती है। इसका कारण यह होता है कि तंतु में अत्यंत बारीक छिद्र होते हैं। प्रकाश किरणें तंतु के प्रविष्ट छोर पर अवशोषित होते हैं और निर्गम छोर पर मुक्त होते हैं। तंतु के अंदर प्रकाश
का प्रकीर्णन होता है। जैसे ही किरण तंतु से गुजरती है तो उत्तरोत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटित होता है। ये ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं? तो ये आप लोगों का है अबिंदुकता। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? अवतल लेंस हमेशा, याद रखिएगा, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते। कैसा? आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं अवतल लेंस। ठीक है, चलिए, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो त्रिज्या बढ़ जाती है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? तो बताया था, लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, मतलब प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो रंगों को अलग करने का तरीका वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण है ना, वर्ण विक्षेपण कहलाता है रंगों को अलग करने का। और ये कब होता है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जाता है। श्वेत प्रकाश को जो है, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म के द्वारा प्रिज्म से गुजारा जाता है, फिर ये अलग अलग विभक्त हो जाते हैं। ये घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है, ये प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोनों मिलके एक बड़ा बुलबुला बना लेंगे। होता है ना, आप लोग ट्राई कीजिएगा, होगा, देखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है, आपतन कोण के बढ़ने के साथ घटती है, या फिर आपतन कोण 45 डिग्री के बराबर होने पर अधिकतम हो जाती है। तो जो है परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो ये कांच से जाते समय न्यूनतम होती है, याद रखिएगा। ओके, जबकि प्रकाश की गति निर्वात में सबसे अधिक होती है, याद रखिए, निर्वात में सबसे अधिक होती है। किसी तारे के रंग से पता चलता है कि उसके भार का, आकार का, ताप का, दूरी का, किसी तारे के रंग से उसके ताप का पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है, मृग मरीचिका बनती है? तो चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आप लोगों का देखिए यहाँ पे क्या होगा। तो चलिए, स्थलीय तापन, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन या प्रकाश का विवर्तन, इनमें से किस तथ्य के कारण आप लोगों का जो है मृग मरीचिका बनती है? तो आप लोगों का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चलिए गाइस, तो ये आप लोगों का हो जाएगा स्थलीय तापन और प्रकाश का परावर्तन, इसके कारण आप लोगों का मृग मरीचिका बनती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में c घोतक किसका है? ध्वनि वेग का, प्रकाश वेग का, प्रकाश तरंगदैर्घ्य का, या एक स्थिरांक का? तो ये आप लोगों का हो जाएगा प्रकाश वेग का। ठीक है, आइंस्टीन का समीकरण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सी घोतक किसका है? प्रकाश का वेग का है। आपको पूछ लेगा क्वेश्चन में कि आइंस्टीन का समीकरण कौन सा है, अलग अलग ऑप्शन दे देगा। तो E=mc² हमेशा याद रखिएगा, जिसमें आप लोगों का सी प्रकाश का वेग है। चलिए बढ़ेंगे आगे। चलिए, निम्न तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी दिखाई देती है?
तो ये आप लोगों का 21 जून को, ठीक है। अब देखते हैं आगे, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं, इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, ठीक है। सोडियम वाष्प लैंप क्यों, जो सड़कों पर आपका स्ट्रीट लाइट लगा होता है, स्ट्रीट लाइट, वो सोडियम वाष्प लैंप का होता है। क्यों? इनका प्रकाश एक वर्णीय होता है, पानी की बूंदें गुजरती है तो ये विभक्त नहीं होता है, ऐसा इसीलिए लगाया जाता है सोडियम वाष्प लैंप, ठीक है, सड़कों के किनारों पे स्ट्रीट लाइट, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कथन ये है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, कारण लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों ही बिल्कुल सही है, ए तथा आर दोनों ही सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ओके, तो ये दोनों सही है। आर जो है, आर ए की व्याख्या करता है, ठीक है, बिल्कुल सही कारण है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बरसात के दिन जल पर छोटी तेली परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं। बरसात के दिन जल पर छोटी तेली परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों होता है? परिक्षेपण के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते गाइस, चलिए देखते हैं हम लोग। तो काफ़ी लंबी क्लास है, मैराथन क्लास है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाना पड़ रहा है आप लोगों के। चलिए, तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। तरण ताल, ताल मतलब तालाब, ठीक है, तरण ताल वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? कोई भी तालाब आपको देखना, तालाब को आप ऊपर से देखोगे तो वास्तविक गहराई से कम दिखाई देगा, आप लोगों को लगेगा कि ये ज़्यादा गहरा नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का, यानी किसी भी चीज़ में अगर भ्रम लग रहा है तो वहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, भ्रम लग रहा है तो अपवर्तन हो रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? जहाँ मछली दिखाई दे उसके ऊपर, पानी की ऊपरी सतह पर, जहाँ मछली दिखाई दे उसके नीचे, सीधे मछली पर। तो देखिए, जहाँ मछली दिखाई दे उसके नीचे यहाँ पे निशाना लगाना होगा, ठीक है। चलिए, फोटान, फोटान आप लोगों का देखिए किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है? फोटान। तो फोटान ये आप लोगों का जो है, छोटे छोटे प्रकाश के कणों को हम क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं, ठीक है, प्रकाश के कणों को फोटान कहते हैं। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो ये आप लोगों का प्रकाश विद्युत प्रभाव से की जाती है। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि प्रकाश विद्युत प्रभाव से की जाती है, जिसे आइंस्टीन का समीकरण भी कहते हैं, E=mc², याद रखिएगा फॉर्मूला भी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रेस बायोपिया मतलब जरा दूरदृष्टि दोष का एक अपवर्तक दोष है, जो इनमें से किस कारण से होता है? केवल सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने से, केवल आई लेंस से कम होते हुए लचीलेपन के कारण, तो या दोनों, सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और आई लेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण। तो ये जो आप लोगों का दोष है, ये दोनों के कारण होता है, ए और बी दोनों के कारण होता है प्रेस बायोपिया, ठीक है। बढ़ेंगे आगे। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? चलिएगा, पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है। पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है, ठीक है, एक पत्थर रखा है। पत्थर की आभासी गहराई है इसकी वास्तविक गहराई के बराबर, इसकी वास्तविक गहराई से कम। पत्थर की आभासी गहराई इसकी वास्तविक गहराई से कम होगी, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? मुख कोटर की जांच के लिए डॉक्टरों द्वारा उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं।
उत्तल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। उत्तल दर्पणों को हजामत बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे पूछा है कौन सा एक सही है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा बी वाला सही। अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो 1676 ईस्वी में मापा था। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसका उपयोग ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं क्वेश्चन यहाँ पे, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, तो पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो ये आप लोगों का पेरिस्कोप है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सी सेकेंडरी रंग प्राप्त होती है? तो ये मेजेंटा कलर होती है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करता है। बढ़ेंगे, चलिए तो गाइस यह थे आज के फिजिक्स के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो कि मैराथन क्लास में आप लोगों को करवाया गया। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। हो सकता है प्रकाश से रिलेटेड को लाइट्स टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों के कुछ क्वेश्चन बच गए होंगे तो उनको भी कवर करवा दिया जाएगा। तो गाइस इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल स्टूडेंट वार को लाइक जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू साथियों।